स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एलर्जी के बारे में। जब भी आप किसी न्यू प्लेस पर जाते हो तो आप देखते हो कि सडनली आपको छींक आनी शुरू हो जाती है, सांस फूलने लग जाता है और आपको समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है। और जैसे आप उस जगह से हट जाते हो तो सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रूम में गए जहाँ बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी पड़ी है तो आपको एकदम से छींक आने लग जाती है, आपकी आंखों में जलन होती है। लेकिन अगर आप उस रूम से बाहर आ जाओ तो आप नॉर्मल हो जाते हो। तो इसका मतलब ये है कि हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे पार्टिकल्स मौजूद हैं जिसके लिए हम सेंसिटिव हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत पैदा हो गई, दीज पार्टिकल्स आर नोन एज एलर्जेंस। और एलर्जेंस के लिए हमारी बॉडी ने जो रिस्पॉन्स जनरेट किया दैट इज द एलर्जी। तो हो सकता है कईयों को पोलन से एलर्जी हो। पोलन आपको पता है, पोलन ग्रेन्स जो फूल में से निकलते हैं, माइट्स जैसे दीमक है, कोई कीड़ा है, धूल मिट्टी है, मतलब इस तरह से किसी भी चीज़ से किसी भी पर्सन को एलर्जी हो सकती है। सो व्हाट इज एलर्जी? द एक्सग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। कि हमारे एनवायरनमेंट में जो इतने सारे एंटीजेंस प्रेजेंट है, जब उनके लिए हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में एकदम से एक अलग सा रिस्पॉन्स जनरेट होता है तो उसे हम बोलते हैं एलर्जी। और जिन सब्सटेंसेस की वजह से एलर्जी होती है उन्हें हम बोलते हैं एलर्जेंस। और एलर्जी में जो एंटीबॉडीज मेनली काम करती हैं वो IgE टाइप की होती हैं। अभी मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 5 टाइप की एंटीबॉडीज हो सकती हैं। तो उनमें से जो IgE एंटीबॉडीज हैं वो एलर्जी के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो जिनसे हमें एलर्जी हो सकती है कॉमनली, जैसे कि माइट्स इन डस्ट, पोलन्स, एनिमल डेंडर, इन सब से एलर्जी हो सकती है। एलर्जी रिएक्शंस के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? हो सकता है हमें छींक आए, आंखों से पानी आने लग जाए, नाक बहने लग जाए, सांस लेने में तकलीफ हो। एलर्जी क्यों होती है? एलर्जी इसलिए होती है क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम में एक सेल्स होते हैं मास्ट सेल्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि WBC के बहुत सारे टाइप्स हैं, सो इट इज़ अगेन अ टाइप ऑफ WBC। तो जो मास्ट सेल्स हैं उनसे हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं। उन केमिकल्स की वजह से एलर्जी होती है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है? सपोज कि कोई पर्सन है, उसको बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है लेकिन उसको ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ है जो एलर्जी पैदा कर रही है। तो जब वो अपने चेकअप के लिए जाएगा तो डॉक्टर उसके शरीर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो सारे एलर्जेंस डालेगा जिसकी संभावना हो सकती है। सपोज कोई पर्सन है जिसका घर बगीचे के आसपास है, खेतों के आसपास है, तो वहाँ पर जो जो भी एलर्जी के एजेंट्स हो सकते हैं, डॉक्टर उन सारे एजेंट्स की थोड़ी थोड़ी मात्रा उसके शरीर में डालकर देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि उसके शरीर में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो जिस एलर्जन के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा तो मीन्स वही उसके शरीर में दिक्कत कर रहा है। तो एलर्जी से होने वाले जो एकदम से हमारे शरीर में सिम्टम्स आते हैं, उन सिम्टम्स को कम करने के लिए एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन, स्टेरॉइड्स, इस तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं। क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि इसमें बेसिकली हिस्टामिन और सीरोटोनिन केमिकल रिलीज होता है। तो एंटीहिस्टामिन मतलब वही केमिकल जो इनको तोड़ने में हेल्प करेंगे, नेगेटिव में काम करें। वैसे तो एलर्जी जो है वो आजकल ज़्यादा होने लगी है। पहले के टाइम इतनी एलर्जी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि आपने भी सुना होगा जो आप लोगों के पेरेंट्स थे वो मिट्टी में ही खेलते थे। RO वगैरह का कोई वहाँ सिस्टम नहीं था, नॉर्मल पानी ही होता था, हाथ भी पानी से धो लिए तो भी ठीक था। लेकिन अब जो है, अब बहुत ज़्यादा हम अपने बच्चों को लेकर जो है हाइजीनिक हो गए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा अपने लिए हम केयर करने लग गए हैं। पानी पीना है तो वो भी RO का पीना है, गंदे हाथों से खाना नहीं खाना, बार बार मुंह हाथ धोते रहते हैं। मीन्स हमने अपने शरीर को सेंसिटिव बना लिया है, जिसकी वजह से अगर हमें बिल्कुल उस सेंसिटिव एनवायरनमेंट से हल्का सा भी रफ एनवायरनमेंट मिल जाए तो हम इमीडिएटली बीमार हो जाते हैं। जैसे मेट्रो सिटीज़ में क्या होता है, लोग अपने बच्चों को पार्क में आने नहीं देते कि पार्क में जाओगे तो धूल मिट्टी लगेगी। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और इसलिए उनमें एलर्जी और अस्थमा की प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा इसमें ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है? ऑटो का मतलब अपना और इम्यूनिटी मतलब इम्यून रिस्पॉन्स। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो मेमोरी सेल्स होते हैं वो हमें ये बता देते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के लिए फॉरेन है और कौन सा हमारे शरीर का अपना खुद का। मतलब हम सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कई बार कोई जेनेटिक या दूसरे रीजन की वजह से हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो हमारे खुद के ही सेल्स को अटैक करना शुरू कर देती है।
जैसे आप बोलते हो ना घर का भेदी लंकड़ है, कहावत है, वही है कि हमारे सेल्स हमारे खुद के ही सेल्स पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी को खुद ही नुकसान पहुंचाते हैं और बीमारी करते हैं। तो इस तरह की बीमारियों को हम बोलेंगे ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें हमारे इम्यून सिस्टम ने हमारे खुद के ही सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया। इसका एग्जाम्पल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी तरीके से हमारी बॉडी में एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारी बॉडी में मेनली इम्यून का काम करता है। और ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स और कुछ सोल्यूबल मॉलिक्यूल जैसे कि एंटीबॉडी से मिलकर बना होता है। और इसका काम क्या होता है, किसी भी फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना, उसके खिलाफ रिस्पॉन्स देना और उसको याद करके रखना है, मतलब रिमेंबर करके रखना है कि अगर सेम वही दोबारा अटैक करेगा तो हमें किस तरह से उसका सामना करना है। अब ये जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम या इम्यून सिस्टम है, ये कुछ चीज़ों से मिलके बना हुआ है। मेनली ये बना होता है लिम्फॉइड ऑर्गन से, टिश्यूज, सेल्स और कुछ एंटीबॉडी से। अब लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पर लिम्फोसाइट्स, मतलब इनके जो सेल्स हैं, इन सेल्स की ये सेल्स पैदा भी होते हैं, इनकी मैचुरेशन भी होती है, प्रोलिफरेशन मतलब इनकी ग्रोथ भी होती है। और मेनली हमारी बॉडी में जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, हम इनको दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक होते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और एक होते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में दो आते हैं, बोन मैरो एंड थाइमस, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बी सेल और टी सेल में बताया था। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पर लिम्फोसाइट्स की, आप ये कह सकते हो, मैचुरेशन होती है। मतलब जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होकर मैच्योर लिम्फोसाइट्स बनाएंगे। और मैच्योर होने के बाद, मतलब उनकी पूरी तरह से जो मैच्योरेशन हो गई है वो हो जाएगी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। और मैच्योर होने के बाद जो ये लिम्फोसाइट्स है ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में चले जाएंगे, जहां पर जाकर ये अपना काम करते हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स स्प्लीन भी हो सकता है, लिम्फ नोड्स भी हो सकता है, टॉन्सिल्स भी हो सकता है, पेयर पैचेज और स्मॉल इंटेस्टाइन भी हो सकते हैं, अपेंडिक्स भी हो सकती है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स सिर्फ दो थे, बोन मैरो एंड थाइमस। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स बहुत सारे हो सकते हैं, स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पेयर्स पैचेज, अपेंडिक्स। प्राइमरी लिम्फोसाइट्स वो थे जहां पर इमेच्योर लिम्फोसाइट्स की मैच्योरिटी हो रही थी, मतलब वो मैच्योर हो रहे थे। सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स लिम्फोइड ऑर्गन्स वो जगह है, वो साइट प्रोवाइड करते हैं जहां पर लिम्फोसाइट्स एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करके इफेक्टर सेल बनके रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। मतलब कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में सिर्फ वो मैच्योर हुए थे, उन्होंने कोई और काम नहीं किया था। बट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आकर वो इफेक्टर सेल बने और उन्होंने ज़्यादा अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया। तो बोन मैरो जो है मेन लिम्फोइड ऑर्गन है जहां पर ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स सब बनते हैं। इसी तरह से जो थाइमस है वो भी एक ऑर्गन है और ये मेनली पाया जाता है हमारे हार्ट के पास और ब्रेस्ट बोन से नीचे। जब कोई बच्चा पैदा होता है उस टाइम उसके थाइमस का साइज बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है, पुबर्टी तक आते आते थाइमस का साइज बहुत ही छोटा रह जाता है। तो बोन मैरो और थाइमस ये दोनों जगह प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पर लिम्फोसाइट्स मैच्योर हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, बी सेल्स जो है मेनली बोन मैरो में डेवलप होती हैं और टी सेल्स जो है वो थाइमस में डेवलप होते हैं। इसके अलावा जो स्प्लीन है ये भी एक बीन शेप्ड ऑर्गन होता है जिसमें लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स पाए जाते हैं। ये क्या करता है, ये ब्लड को फिल्टर करता है। मतलब ब्लड जैसे छलनी होती है, कोई भी सॉलिड चीज है वो छलनी के ऊपर रह जाती है, तो ऐसी जो स्प्लीन है ये फिल्टर का काम करता है कि जब इसमें से ब्लड जाएगा तो ये ब्लड को छान देगा, जितने भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये उन सबको वहीं पे रोक लेगा और साफ ब्लड को आगे भेजता है। इसके अलावा जो स्प्लीन है वो इरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी को भी अपने अंदर स्टोर करके रखता है। लिम्फ नोड्स भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम में पाए जाते हैं, जैसे इसमें दिखा रखा है। और ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेते हैं, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आगे फ्लूइड वगैरह में जा सकते थे ये उनको जाने से रोकते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। और लिम्फ नोड्स में जो ये एंटीजन ट्रैप होते हैं इनकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स और फास्ट हो जाता है, मतलब ये पहले से एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके उसको रोक लेंगे। इसके अलावा एक और लिम्फोइड टिश्यू होता है जो मेनली हमारी उन
ट्रैक्ट्स में पाए जाते हैं जहाँ पे म्यूकस होता है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, मतलब चिकनी चिकना सा एक फ्लूइड होता है म्यूकस। और ये मेनली हमारी रेस्पिरेटरी जैसे नाक है उसके अंदर होता है, डाइजेस्टिव या यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में होता है। उस टिश्यू को हम बोलते हैं ALT, माल्ट, यानी कि म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। जो हमारी बॉडी के 50% लिम्फोइड टिश्यू है वो माल्ट से ही बने होते हैं। तो मेनली जितने भी हमने बेटा यहाँ पे लिम्फोइड ऑर्गन्स पढ़े, इनका काम क्या है कि जो ब्लड के थ्रू या फ्लूइड के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में घुस सकते हैं, ये उनको छान कर वहीं रोक देंगे और सिर्फ जो साफ ब्लड या फ्लूइड है उसी को अंदर जाने देते हैं। तो यहाँ तक आपका इम्यूनिटी जो है वो कंप्लीट हो जाता है।